हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित इन फिजिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर नंबर 18 है और इस चैप्टर का ये छठा वीडियो लेक्चर है। तो बेटा देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था ओम के नियम के बारे में। अब इसको थोड़ा फर्दर इसकी स्टडी करेंगे। तो एक बार इसका स्टेटमेंट देखिए। ओम के नियमानुसार ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको पहले पढ़ा भी दिया गया है और 10th क्लास में आपने पढ़ा भी है। तो देखिए सब बच्चे यहाँ पर ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं यानी उसकी फिजिकल कंडीशंस, सभी भौतिक अवस्थाएं जैसे कि उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसकी लंबाई और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आदि को अपरिवर्तित रखा जाए, अपरिवर्तित मतलब कांस्टेंट रखना है, रखा जाए तो तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी बेटे इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, एक बार और इसको रिवाइज कर देते हैं कि ये कोई चालक तार है। इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच में अलग अलग विभवांतर आरोपित किया गया, अलग अलग विभवांतर आरोपित किया गया। कैसे? एक बार 1 वोल्ट करा, फिर 2 वोल्ट करा, फिर 3 वोल्ट करा और उनके संगत धारा को कैलकुलेट किया गया। तो क्या देखते हैं वैज्ञानिक ओम, क्या देखता है बेटा कि V समानुपाती I आता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं बेटे। तो देखिए समानुपाती होता है अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है बेटे, यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, या जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू कम करोगे धारा का मान भी उसी के संगत कम होता चला जाएगा। तो बेटे आप जानते हो कि फिजिक्स में जब भी समानुपाती नियतांक, समानुपाती हटाया जाता है तो उसकी जगह क्या आ जाता है? एक नियतांक आ जाता है। तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा? R इंटू आई, जिसे V इजिकल टू IR भी कहा जाता है। अब सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, इसे क्या कहा जाता है? ओम का नियम। जहां R इजिकल टू क्या है? समानुपाती नियतांक, और इसका नाम है तार का प्रतिरोध कहलाता है। तार का प्रतिरोध कहलाता है। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? इसको याद भी कर लेना। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, उसकी लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आदि को अपरिवर्तित रखा जाए तो चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यानी V इजिकल टू RI, जहां R समानुपाती नियतांक है, या इसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए बेटा आगे इसको नोट कीजिएगा। अब इसके आगे का स्टेटमेंट हम देखेंगे। अब यहां से पहला प्रश्न यह आता है कि चालक तार का मात्रक और इसकी विमा क्या होगी। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, चालक तार का, इसकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, आपको पूरा समझना है। यहां पर चालक तार का, ऐसे लिख लीजिए प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध लिख लीजिए, चाहे सिंपली प्रतिरोध लिख लीजिए। प्रतिरोध का मात्रक व विमा, ये पहला प्रश्न है। सब बच्चे जानते हैं कि इसको साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसको ओम ही कहा गया। तो देखिए बच्चों इधर, चूंकि V इजिकल टू I इंटू R, तो R इजिकल टू क्या हो गया? चालक तार का प्रतिरोध R इजिकल टू V अपॉन I। ठीक है बेटा, कई जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है R इजिकल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। वोल्टता में परिवर्तन बटा धारा में परिवर्तन, इस पे बेस एक प्रश्न में कराऊंगा, न्यूमेरिकल आज ही कराऊंगा। पहले इसको देख लीजिए। तो मात्रक की बात कर लेते हैं पहले। मात्रक एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक, तो देखिए बच्चों एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? वोल्टेज को क्या मापते हैं? वोल्ट, और धारा को क्या मापते हैं? एम्पियर। तो क्या आ गया इसका? वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है। ऐसा ही पद्धति में
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है बेटा, एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या हो गया, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर 1 ओम कहलाता है, या इसे 1 ओम या 1 ओम लिखा जाएगा। ठीक है बेटे, ये इसका ये नोटिफिकेशन है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर मैं कहूँगा 10 ओम 20 ओम 30 ओम तो आप ऐसे लिखेंगे 10 ओम 20 ओम 30 ओम, इस तरह से लिखेंगे बेटा। ठीक है, ये सिंबल क्या है, ये ओम का सिंबल है। ठीक है, अब विमा की बात कर लेते हैं। तो विमा देखो बच्चों, इधर विमा, आर की विमा निकालने के लिए पहले वी की विमा पता होनी चाहिए और फिर आई की विमा पता होनी चाहिए। वी की विमा आप इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखिए, वहां पर डिटेल में बताया गया था वी की विमा निकालने का तरीका। W = QV, ठीक है ना, कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। तो वी की विमा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, M1 L2 T-3 A-1। ठीक है बेटे, और धारा की विमा A1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1 L2 T-3 A-2। तो अभी तक क्या सीखा हमने, ओम का नियम पूरा पढ़ लिया हमने, मात्रक वोल्ट पर एम्पियर या ओम। ठीक है बेटा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 ओम। और विमा M1 L2 T-3 A-2। ये पहला प्रश्न है मात्रक और विमा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे, देखिए इधर, इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 ओम को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक ओम, मैं हिंदी में देता हूं, या 1 ओम को डिफाइन परिभाषित करें। बेटे इन वीडियो लेक्चर में आप कोई बात मैं क्लियर कर देता हूं, मैं कोई भी टॉपिक, इवन कोई भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूं, इसलिए दिमाग से ये बात निकाल देना कि सर स्पीडली यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह से क्लास में पढ़ाया जाता है, आप पूरा इसको समझते जाइए और नोट्स प्रॉपर मैनेज कर लीजिएगा। नोट्स को प्रॉपर आपको बनाना है, हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहे, पूरा समझ में आएगा अगर आप डेली का डेली देखते हैं तो। और ये अगर आप स्किप कर देते हैं वीडियो को तो बेटे फिर आपको वापस देखना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 ओम को परिभाषित करें, तो बच्चों देखिए रफली देखो इधर, चूंकि V = क्या होता है, I × R, R = V/I। यदि V बराबर 1 वोल्ट हो और I बराबर 1 एम्पियर हो तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर 1 ओम। तो परिभाषा क्या होगी, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा परिभाषा क्या होगी, यदि किसी चालक तार, ये कोई चालक तार है, यदि किसी चालक तार के सिरों पर, ये इसके सिर हैं A और B, 1 और 2, X Y, जो भी आपको नाम देना है, 2 ही यहाँ पर टर्मिनल है। यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए, कितना वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम के तुल्य होगा। तुल्य का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, यदि किसी चालक तार के सिरों पर, यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए या लगाया जाए, आरोपित किया जाए, ठीक है, एवं उसमें प्रवाहित धारा, एवं उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हो, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हो, तो चालक तार का प्रतिरोध, तो चालक तार का प्रतिरोध
1 ओम के तुल्य होगा, 1 ओम के तुल्य होगा। तो यहाँ पर ये बात कंप्लीट हुई। ठीक है बेटा, मात्रक, विमा और इसकी परिभाषा। अब इसका आगे देखिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लीजिएगा, सब अच्छे से देखें। ओम ने क्या बात बताई? ओम ने कहा कि V समानुपाती होता है I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट होगी, करंट बढ़ेगी, वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगी। यानी अगर आप इसको थोड़ा बहुत, मैथमेटिक्स वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे और बायो वाले बच्चे को मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, आपने y समानुपाती x ऐसा पढ़ा होगा, इसको y इजिकल टू mx भी कहा जा सकता है। ये समीकरण होती है किसकी? ये समीकरण होती है स्ट्रेट लाइन की, सरल रेखा की समीकरण है जो मूल बिंदु से गुजर रही है। अगर y का मान 0 तो x का मान भी 0, x बढ़ता गया y बढ़ता गया। ठीक है, तो ये होता है बेटा मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा। ये किसकी इक्वेशन है? v समानुपाती i, या v की जगह अगर आप y लिख दोगे और i की जगह अगर आप x लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा। ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो यहां पर देखें हम v समानुपाती i, तो y की जगह मैं क्या लिख दूंगा? वोल्टेज, और x की जगह क्या लिख दूंगा? i। v समानुपाती i, यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए वैसे वैसे करंट बढ़ता गया। ठीक, अब इधर देखिए, ये m क्या होता है? y समझ में आ गया, ये एक्सिस है, x समझ में आ गया, ये एक्सिस है। एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, y अक्ष और x अक्ष। ये m क्या होता है? m होता है यहाँ पर ढाल, इसे स्लोप भी कहा जाता है। ढाल, बात समझ में आई? जैसे देखिए इधर, तो मान लीजिए कि ये x अक्ष है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह से है। तो x अक्ष के साथ ही जितना कोण बन रहा है, इसके स्पर्शजा को ही प्रवणता, ढाल या स्लोप कहा जाता है। दोबारा बच्चों ध्यान दीजिए, मैं एक बार इसको अच्छे से समझाता हूं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। अब समझने वाला पोर्शन है। देखिए, ओम के नियमानुसार क्या पढ़ा हमने? V समानुपाती I। इसे आगे लिखेंगे तो V इजिकल टू I इंटू R, या R इंटू I भी लिखा जा सकता है, R इंटू I। ये ओम का नियम हो गया। ठीक, V क्या है यहाँ पर? V है यहाँ पर वोल्टता, I क्या है यहाँ पर? प्रवाहित धारा, और M क्या है यहाँ पर? चालक तार का प्रतिरोध। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, चूंकि y समानुपाती x, y बराबर mx, ये m होता है प्रवणता, ढाल, स्लोप, तीनों नाम है इसके, और मैथमेटिकली इसे कहा जाता है tan थीटा। मैथमेटिकली क्या कहा जाता है इसको? tan थीटा, प्रवणता, ढाल, स्लोप या tan थीटा। ठीक है, तो यहां पर v की जगह अगर, चूंकि v इजिकल टू r इंटू आई आ गया, अगर इसे मैं y एक्सिस पे ले लूं, इसे मैं x एक्सिस पे ले लूं, तो प्रवणता बराबर क्या आ जाएगा? r, और ये क्या हो जाएगा? tan थीटा। यानी tan थीटा का मान r के बराबर होगा। अब आपको शॉर्ट में ध्यान दीजिए, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं आपको, ये समझ में है बेटा? अब इसको शॉर्ट में देखिए, बिल्कुल सिंपलीफाई है कि अगर ओम के नियम से पहले इसका लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना करे। V समानुपाती I, V इजिकल टू R इंटू आई, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीका, V व I के मध्य वक्र, किस किस के मध्य वक्र? वोल्टता व धारा के मध्य वक्र। आप समझ में? यानी एक y एक्सिस पे आपको लेना है वोल्टेज और x एक्सिस पे लेना है आपको करंट, तो क्या होगा? तो देखिए बेटा, वक्र किस तरह से बनेगा? वक्र की डिजाइन होगी इस तरह से,
यहां पर आ जाएगा करंट धारा एम्पियर में, और यहां पर आ जाएगा वोल्ट था वोल्ट में। ठीक है बेटा, तो वक्र जो बनेगा वो मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा बनेगी, और इसकी प्रवणता यानी इसका जो ढाल आएगा, ढाल किसके बराबर होता है, tan थीटा, और इसकी ढाल देखो इधर y एक्सिस पे क्या ले लिया, वोल्टेज, x एक्सिस पे क्या ले लिया, करंट, तो प्रवणता किसके बराबर आ जाएगी, r। यानी अब आपको शॉर्ट में क्या ध्यान रखना है, इतनी बातों की जगह v व i वक्र का ढाल, v व i वक्र का ढाल, पहले y एक्सिस को बोलते हैं फिर x एक्सिस को बोलते हैं, v व i वक्र का ढाल यानी tan थीटा प्रतिरोध के तुल्य होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ओम का नियम V = IR, तो y एक्सिस पे लिया वोल्टेज, x एक्सिस पे लिया करंट, तो ढाल किसके बराबर आ गई, प्रतिरोध के बराबर आ गई। एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए बच्चों इधर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से देखिए। आपको एक प्रश्न दिया गया है चित्र के माध्यम से, ये इस तरह से, यहाँ पे लिया वोल्टेज, यहाँ पे लिया करंट। ठीक है, y एक्सिस पे क्या लिया, वोल्टेज, और x एक्सिस पे क्या लिया, करंट। आपको गिवन है कि ये कोण है 30 डिग्री का और ये कोण है 60 डिग्री का। कोई परेशानी? ये मूल बिंदु। पहली बात तो ये जानकारी होनी चाहिए, v और i, v पहले y को बोला जाता है बेटा, v और i वक्र का ढाल प्रतिरोध के तुल्य होता है। इसे कहा गया वक्र a और इसे कहा गया वक्र b। ठीक है, और ऐसा मान लीजिए ये ऐसे प्रश्न में दे रखा है कि इसका प्रतिरोध है R1 और इसका प्रतिरोध है R2। अब आपसे क्या पूछा गया, R1 व R2 का मान ज्ञात करें। दोबारा समझेंगे इस प्रश्न को, पूरी कहानी सब बच्चे एक बार और समझेंगे। ओम के नियमानुसार V समानुपाती I, तो V बराबर R इंटू I। R क्या होता है, समानुपाती नियतांक, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अब आ जाओ इधर। ओम ने क्या कहा, ओम के अनुसार V और I वक्र जो बनेगा वो मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि y समानुपाती x, तो y बराबर mx, m यहाँ पर प्रवणता है, और y समानुपाती x जो वक्र बनता है वो मूल बिंदु से गुजरता है, और m उसकी प्रवणता होती है। तो यहाँ पर m यानी प्रवणता का काम कौन कर रहा है, प्रतिरोध काम कर रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया ढाल बराबर tan थीटा बराबर प्रतिरोध। और आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, v व i वक्र का ढाल प्रतिरोध के तुल्य होगा। तो यहाँ पर देखिए v व i वक्र का ढाल प्रतिरोध के तुल्य होगा। तो वक्र a के लिए देखो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, वक्र a के लिए, अब केवल आपको यहाँ पर वक्र a नजर आना चाहिए। तो वक्र a के लिए ढाल कितना आ गया, tan कितना बेटा, कोण 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर वक्र a का प्रतिरोध कितना है, R1। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो R1 बराबर tan 60 और tan 60 का मान √3 ओम। तो इसके लिए प्रतिरोध कितना आ गया, √3 ओम। इसी प्रकार वक्र B के लिए, अब वक्र B को देखो, ये रहा वक्र B, कोण कितना बन रहा है वक्र B के लिए 30 डिग्री, और प्रतिरोध कितना है R2। तो R2 किसके बराबर, tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 ओम। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन और बताऊंगा, पहले इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें एक वक्र बनाया है। इसमें ये कह रहा है कि V और I वोल्टता और धारा के मध्य एक वक्र दर्शाया गया है, जिसमें ये वाला वक्र प्रतिरोध R1 को, ये वाला वक्र प्रतिरोध R2 को, और दिस वन ये प्रतिरोध R3 को प्रदर्शित कर रहा है। ये एंगल यहाँ से I एक्सिस से बनाया गया कोण,
यानी इस वाले वक्र के लिए बनाया गया कोण है θ1, इस वाले वक्र के लिए θ2 और इस वक्र के लिए θ3। ये प्रश्न पूछ रहा है कि R1, R2 व R3 में संबंध बताएं। ये ऐसा एक प्रश्न है, आप पीडीएफ में देखेंगे, पीडीएफ में आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो देखिए इसको समझेंगे कैसे ये हल होगा। सॉल्यूशन, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा बेटा, यहां से ये वाला एंगल θ3 सबसे बड़ा है, फिर θ2 और θ1। ये यहां से जानकारी पता लग गई वक्र के द्वारा। सबसे बड़ा कोण θ3 और सबसे छोटा कोण θ1। चूंकि हम जानते हैं, जब प्रश्न आएगा तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि V' वक्र का ढाल का मतलब प्रवणता, V' वक्र का ढाल किसके तुल्य होता है, प्रतिरोध के तुल्य होगा। यानी कहने का मतलब R = tan थीटा, ठीक है बेटा। प्रतिरोध का ढाल किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। तो यहां से देखिए, चूंकि θ3 ग्रेटर देन है θ2 और सबसे छोटा एंगल θ1, तो θ3 अगर सबसे बड़ा होगा तो tan का मान भी सबसे बड़ा होगा। आपको पता है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, ये ध्यान रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे कोण बढ़ता जाता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। कैसे, देखो साइन 0, अगर थीटा बराबर 0 तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, और थीटा 30 डिग्री तो साइन थीटा का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, फिर और थीटा बढ़ाते गए तो साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। बेटा वक्र भी ऐसा प्राप्त होता है, याद करो इस तरह से, और अधिकतम के बाद वापिस ये घटना लग जाता है। तो शॉर्ट में आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे कोण बढ़ता जाता है साइन थीटा का और tan थीटा का मान भी बढ़ता जाता है, और इसके उल्टे होता है कि कोण बढ़ने पर cos का मान घटता है। तो क्या ध्यान रहेगा, थीटा बढ़ा तो साइन थीटा भी बढ़ा, cos थीटा घटता है और tan थीटा बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां देखिए, सबसे बड़ा कोण θ3, फिर θ2 और फिर θ1। तो अगर कोण बड़ा होगा तो tan θ3 का मान, tan θ2 का मान और tan θ1 का मान। tan थीटा का मान आपको पता होगा 0 से लेकर अनंत तक जाता है बेटा, बढ़ता जाता है, वही बात यहाँ पर हो गया। तो tan θ3 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि tan थीटा = r होता है, यहाँ θ3 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा R3 > R2 > R1, यानी यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ा कोण θ3 तो इसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा, सबसे छोटा कोण R1 के लिए कितना θ1, तो प्रतिरोध क्या आ जाएगा बेटा R1, सबसे बड़ा R3 R1। इसको नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक और प्रश्न देखेंगे। ये भी डायग्राम का, ये इसमें भी आपको डायग्राम में मेंशन कर रहा है क्वेश्चन। एक चालक तार का V', V का मतलब वोल्टता और I का मतलब धारा, करंट, V' वक्र निम्न चित्रानुसार दर्शाया गया है। डायग्राम बना रखा है, निम्न चित्रानुसार दर्शाया गया है। डायग्राम देखो बच्चों, इधर ये डायग्राम है, ये प्रश्न है। यहां पर वोल्टता और यहां पर ये धारा, यानी y एक्सिस पे वोल्टेज और x एक्सिस पे करंट, धारा। और बेटा वक्र इस तरह से है, ये रहा वक्र, ठीक है। अब यहां पर कुछ मान दे रखे हैं, या आपके बुक में, अगर आपके पास बुक है तो वहां देख सकते हैं, पीछे ये प्रश्न दे रखा है, वहां आपको इजीली मिल जाएगा। तो बेटे देखिए, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट और ये 8 वोल्ट। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर।
प्रश्न क्या है, एक चालक तार का V' वक्र निम्न चित्रानुसार दर्शाया गया है, तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे प्रश्न एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो वापिस वही बात, चूंकि हम जानते हैं, ये 2-3 बार अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा ये। चूंकि हम जानते हैं कि V' वक्र का ढाल, ढाल का मतलब बोलो बेटे क्या, प्रवणता। V' वक्र का ढाल चालक तार का प्रतिरोध होता है। V' वक्र का ढाल चालक तार का प्रतिरोध होता है। अब आपको इस वाले वक्र में आपको क्या निकालनी है, ढाल, यानी tan थीटा का मान निकालना। ढाल का मतलब स्लोप, स्लोप बोले तो प्रवणता, प्रवणता यानी tan थीटा। ठीक है बेटा, कोण की स्पर्शजा। तो बच्चों देखिए इधर, अब इसका अगर आपको ढाल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बेटे देखिए यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, चूंकि tan थीटा इजिकल टू क्या, r, और r इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। यानी r का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, r इजिकल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। तो बेटा देखिए इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, यहां पर वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 2 वोल्ट। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ आपको। इस डायग्राम को, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। देखिए तो क्या ये इस तरह से नजर आएगा। ठीक है बेटा, ये कौन सी बिंदु है, मूल बिंदु 0,0, यहां पर 0.1 और यहां पर कितना था, 2 वोल्ट। ठीक है, अगर ये कोण थीटा होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या होगी, आधार। ठीक है, इस एक्सिस पे, y एक्सिस पर क्या आ रहा है, डेल्टा v, वोल्टता में परिवर्तन, और x एक्सिस पे क्या आ रहा है, धारा में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ, अगर आप इस भुजा की लंबाई निकालोगे तो कितना आएगा, 2, और इस भुजा की लंबाई निकालोगे तो कितना आएगा, 0.1। 2 में 0.1 का भाग लगाओ तो उत्तर आ जाएगा 20 ओम, ये आ जाएगा आंसर। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम ये ऐसे नहीं निकालेंगे, हम तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लोगे भैया, ये वाला। देखिए बेटा इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, कोई बात नहीं, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कौन है थीटा। तो इस भुजा की लंबाई 4 वोल्ट और इस भुजा की लंबाई 0.2। तो बेटा R इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो 4/0.2 अगेन क्या जाएगा, 20 ओम। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे ये भी नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, इस वाले। तो बेटा देखिए R इजिकल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो वोल्टता में परिवर्तन 6 और धारा में परिवर्तन 0.3, तो उत्तर क्या जाएगा, 20 ओम। तो अभी हमने 2 प्रश्न देखे। एक प्रश्न था इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न था बेटे, उसमें क्या था, R1 R2 और R3 के बीच में संबंध। तो वहां पर भी कोण का ही मान, कोण के मान से निकालते हैं। जितना ज्यादा कोण, V और I में जितना ज्यादा कोण, उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा। यहाँ पर आपको इस तरह का एक डायग्राम दे रखा रहेगा, वैल्यू दे रखी रहेगी और आपसे प्रतिरोध का मान पूछ लिया जाएगा। इसको नोट कीजिए। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता के बारे में, पहले इसको देख लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता जो वर्ड है आपके लिए बिल्कुल नया है, इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। टॉपिक क्या है बेटा, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की निर्भरता। इसको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए बेटे, प्रतिरोधकता की प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की निर्भरता। तो पहले हम चालक तार के प्रतिरोध के बारे में बात कर लेते हैं। तो चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध निम्न राशियों पर, राशि का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है, निम्न राशियों पर निर्भर करता है, निम्न राशियों पर निर्भर करता है।
ठीक है, पीडीएफ में भी ये आपका टॉपिक है, वहां से भी आपको पूरा एज इट इज लिखना है, पर एक बार यहाँ पर समझ लीजिए। तो जो चालक तार का प्रतिरोध होता है, मान लीजिए चालक तार का प्रतिरोध है, तो ये किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो बेटा देखिए इसमें ऐसा होगा कि अगर इसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया या घटा दिया तो क्या होगा। तो बेटे देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, अगर तापमान बढ़ा दिया तो क्या होगा, इस तरह से बातें हैं। तो पहला देखिए ए, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपात L। अनुक्रमानुपाती बोलिए चाहे यहाँ पर समानुपाती बोलिए, बात एक ही है। यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लंबाई कम करते जाओगे चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। तो पहले इस बात पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला बी, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मैंने बताया था आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसे कहते हैं, इस सामने वाले एरिया को क्या कहा जाता है, वृत्ताकार, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल r हुई तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब R1/A। ठीक है बेटा, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। कैसी आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती R समानुपात L, चालक तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती में 1/A आ जाता है। यानी जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, यानी चालक तार मोटा होता जाएगा, R का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कम होता जाएगा, सामने का क्षेत्रफल कम होता जाएगा, तो क्या होता जाएगा बेटा, R का मान बढ़ता जाएगा। यानी तार अगर मोटा हो गया तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और तार अगर पतला हो गया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। तीसरा देखिए सी, चालक तार का प्रतिरोध ताप व पदार्थ की प्रकृति पर भी, ताप व पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यदि दोनों राशियों को नियत रखा जाए, देखो बेटे यहां पर क्या होता है कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसका मान बढ़ेगा या घटेगा, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अरे पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, तो बच्चों देखिए कि अगर ये गोल्ड का वायर हुआ तो क्या होगा, ठीक है, धातु में भी क्या होगा, जैसे गोल्ड का हुआ, या ये एजी चांदी का हुआ तो क्या होगा, कॉपर का हुआ तो क्या होगा, जिंक का हुआ तो क्या होगा। यानी अलग अलग धातु के लिए प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होगा, इसे कहा जाएगा पदार्थ की प्रकृति। तो चार बातों पर डिपेंड करता है, लंबाई पे, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और ताप व पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। परंतु यदि इन दोनों राशियों को नियत रख दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए यदि दोनों राशियों को नियत रखा जाए तो समीकरण 1 व 2 से, तो बच्चे देखिए इधर
समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकता हूं मैं, R समानुपात L अपॉन A। R समानुपात L में समीकरण नंबर 1 आ गया और R समानुपात 1 अपॉन A में समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, R बराबर, देखिए बेटा इधर R इज इक्वल टू, रफ करना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप। समीकरण 1 और 2 से आ गया R समानुपात L अपॉन A। तो R बराबर, जब भी समानुपात का चिन्ह हटता है तो क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, इसे पढ़ा जाता है रो। ठीक है बेटा, तो देखिए जहां रो इज इक्वल टू है समानुपाती नियतांक, और इस समानुपाती नियतांक का एक नाम है, तो बेटे देखिए इधर मैंने आपको बताया था स्टार्ट होते ही कि इसके बारे में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में बताऊंगा, वो यही चीज है। तो रो इज इक्वल टू होता है चालक तार की प्रतिरोधकता, इसे चालक तार की प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, और एक और नाम है इसे, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों देखिए इधर चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर पदार्थ की प्रकृति और तापमान को नियत रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, R समानुपात L अपॉन A। लेकिन समानुपात का चिन्ह हटा तो क्या आ जाएगा बेटा, रो, और इसे कहा जाता है चालक तार की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कहने का मतलब कि चालक तार किस धातु का बना हुआ है, क्या ये कॉपर का बना हुआ है, क्या ये Ag का बना हुआ है, क्या ये गोल्ड Au का बना हुआ है, क्या ये जिंक का बना हुआ है। तो जैसे जैसे इसकी प्रकृति चेंज होगी चालक तार का प्रतिरोध भी चेंज होगा। यानी अगर आप L और A दोनों को कांस्टेंट कर दो, यानी समान लंबाई के 3 तार लिए आपने, ठीक है, इनको नाम दे दिया आपने A B C। अब इन तीनों तारों का लंबाई भी सेम है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी सेम है, लेकिन प्रकृति चेंज है, ये अलग धातु का, ये अलग धातु का और ये अलग धातु का, तो चालक तार का प्रतिरोध भी अलग हो जाएगा। तो बेटे बात समझ में आई। टेम्परेचर की बात अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, पहले आपको यहां तक लिखना है, तो पहले बेटे इसको नोट डाउन कीजिए, आगे मैं बताऊंगा आपको, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले नोट कर लीजिए। तो बेटा देखिए प्रश्न देखिए, प्रतिरोधकता का मात्रक, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है ये, ऐसे प्रश्न हर बार कराया जाएगा आपको, मात्रक और विमा एक प्रश्न जरूर आता है 1 नंबर का पूरे एंटायर सिलेबस में से। ठीक है बेटा, तो जब भी आप कोई नई राशि पढ़े तो उसका मात्रक और इसकी विमा आपको आनी चाहिए। तो प्रतिरोधकता का मात्रक, मैं मात्रक बताता हूँ, विमा आप खुद निकाल लीजिएगा। सॉल्यूशन, तो चूंकि R इज इक्वल टू, प्रतिरोधकता बोलिए चाहे विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए, बात एक ही है। तो चूंकि अभी हमने पढ़ा R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। आपको तरीका क्या बता रखा है, जब भी आपको मात्रक या विमा निकालनी हो तो उस भौतिक राशि को समीकरण के एक तरफ रखिए और दूसरी भौतिक राशि को समीकरण के दूसरे तरफ ले जाइए। तो रो इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L करके देख लीजिएगा आप, A से मल्टीप्लाई हो गया तो R इंटू A और L नीचे आ गया R अपॉन L। अब मात्रक की बात कर लेते हैं, तो मात्रक देखिए बेटा, R का मात्रक ओम, A क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर और L मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर एक बार कट गया तो क्या बचा बेटा, मात्रक ओम इंटू मीटर, इसका मात्रक है। विमा के लिए क्या करेंगे, ओम, प्रतिरोध का मात्रक बताइए ये भी थोड़ी देर पहले, और उसको L1 से मल्टीप्लाई कर देना, ये प्रतिरोधकता का मात्रक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, एक चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल l व अनुप्रस्थ काट
क्षेत्रफल कैपिटल ए है। कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है एल और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है कैपिटल ए। क्लियर है मेरी बात। यदि चालक तार को खींचकर मतलब बेटा इस तरह से, यदि चालक तार को खींचकर एक्सपांड कर दिया गया है, ठीक है बेटा, यदि चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, यानी दुगनी कर दी गई, अगर पहले एल है तो बाद में कितनी जाएगी 2l, 2 गुनी कर दी जाए तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। पहले इसको अच्छे से प्रश्न समझेंगे, फिर इसको हल करेंगे। वैसे हल आपको ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में इसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको, समझाने का काम यहाँ पर कर देते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, इधर पूरा सॉल्व तो मैं कराऊंगा, इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। आपको तब तक ये सॉल्व करना है, आपको कितना समझ में आया। तो पहले देखिए बेटा, इधर एक चालक तार है जिसकी लेंथ एल है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इस तरह का डायग्राम ओरिएंटेशन आ जाएगा। ये केस फर्स्ट है, दिस इज केस फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार यदि चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, यानी कैसा दिखेगा बेटा, अब इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से हो जाएगी। अगर ये पहले 10 सेंटीमीटर का था तो अब कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर का, यानी इसकी जो लंबाई है एल डैश वो कितनी हो जाएगी 2l। सोच के देखिए अपने दिमाग से कि अगर इसकी लंबाई को खींचा जाएगा तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पतला होगा, तार पतला होगा या मोटा होगा। तो बेटे ये तार पतला हो जाएगा, यानी इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए डैश उसका मान कम आ जाएगा। अब आपको ये मान निकालना है कि ये मान कितना आएगा। चलो देखिए जरा, चूंकि R इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, तो मेनली जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो 3 बातों पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। किस किस पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। यहाँ पर टेम्परेचर की बात हम कर नहीं रहे। देखिए बेटा, अगर मैं चालक तार को खींचूंगा, अगर एक कॉपर के वायर को लिया और इसको अगर खींचा गया तो क्या होगा बेटा, वो कॉपर का ही वायर रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो किसी और मटेरियल का वायर बन जाएगा, यानी पदार्थ की प्रकृति कांस्टेंट रहेगी। अगर जिंक का वायर हुआ तो खींचा गया तो जिंक ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो कॉपर बन जाएगा। तो जिसका पहले था बाद में भी वो उसी मटेरियल का रहा, यानी रो की वैल्यू तो यहाँ पर कांस्टेंट है, केवल एल और ए पे डिपेंड कर रहा है। अब इस प्रश्न को आप कोशिश कीजिएगा हल करने का। प्रतिरोध कितना आता है, पहला प्रतिरोध मान लेते हैं। माना कि प्रारंभिक प्रतिरोध R है, तो बाद का प्रतिरोध कितना होगा, अगले वीडियो लेक्चर में इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए बेटा आपको आज जितना पढ़ाया गया है उसको एक बार पूरा रिवाइज कीजिएगा, अपने क्लास नोट्स में इसको पूरा प्रिपेयर कीजिएगा और पूरे चैप्टर को रिवाइज भी करते रहना बेटा आपको, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप कोशिश करना। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।